करना है। ठीक है, कुछ स्लाइड्स और एंटर कर देता हूं। तो आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। मेरे कि डीपी सर अगर बोलते हैं कोई भी बात तो उसको आप बहुत ज्यादा सीरियसली लें। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा हूं, कई टीचर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और पोटेंशियल डिफरेंस को वो तवज्जुद ही नहीं देते, इंपॉर्टेंस ही नहीं देते कि ये दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं, दोनों चीजें अलग होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स इन द स्कूल, में हर टीचर को नहीं कह रहा हूं, बात को पहले सुन लीजिएगा। मेजॉरिटी ऑफ द, क्योंकि मैंने देखा है ना इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को सेम ले लेते हैं। दे कंसीडर इट टू बी सेम, जबकि गलत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग कॉन्सेप्ट है, और दोनों को सेम उठा लेते हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है अगले 10 मिनट में आपको मालूम चल जाएगा, और दोनों क्या होते हैं ये भी मालूम चल जाएगा। लेकिन एक चीज तो मालूम चल गई, देखो अगर इत्तेफाक से, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, अगर इत्तेफाक से आपका जो टीचर है वो आपकी क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ही होता है बेटा, बस और फिर उसको डिफाइन कर देते हैं, तो उस वक्त आप स्माइल देंगे। ठीक है, एक अच्छी सी स्माइल देंगे अपने चेहरे पे और शांति बनाएंगे, क्योंकि अगर आप बहस करेंगे तो आपको प्रिंसिपल के पास लेके जाया जाएगा, आधा दिन से ज्यादा आपको प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा किया जाएगा। लास्ट में बोलेंगे अगली बार अगर आपने बहस की तो आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे। आप डर जाएंगे और फिर बहस करना छोड़ देंगे, एटलीस्ट उस पर्टिकुलर टीचर से अगले 1 हफ्ते 10 दिन के लिए। खैर, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं हैशटैग, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। मैंने एक चार्ज लिया, नहीं मैंने एक चार्ज नहीं लिया, मैंने, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे समझ में आएगा नहीं आपको। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फील्ड। ये फील्ड क्या होता है बेटा? फिजिक्स वाला फील्ड, इंग्लिश वाला फील्ड नहीं बोलोगे सर जी, वहीं जहां खेती की जाती है, जहां क्रिकेट खेलते हैं, जहां दौड़ लगाते हैं, मैदान, इंग्लिश हिंदी में मैदान कहते हैं, वो वाला नहीं, फिजिक्स वाला। फिजिक्स की फील्ड अलग होती है। क्या होती है ध्यान से सुनिएगा। फील्ड इन फिजिक्स मींस अ 3D स्पेस। एक 3D स्पेस को फील्ड कहते हैं, जो कि लाई करती है इन्फिनाइट तक, इंफिनिटी तक वो लाई करती है। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ जो होती है फील्ड की, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। इन शॉर्ट समझो, एक सिंपल सी बात बताने की कोशिश करता हूं। मान लो, एक काम करता हूं, पहले ना इंग्लिश में लिख देता हूं यार, फिर तुम लोग थोड़ा ज्वाइन कर पाओगे, मतलब समझ पाओगे। फील्ड इज अ 3D स्पेस in which a particular force can be experienced. Field is a 3D space in which a particular force can be experienced. It lies till infinity
एंड द इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ बोलो, एंड द इंटेंसिटी स्लैश स्ट्रेंथ वेरीज डिफरेंटली एट डिफरेंट पॉइंट। इतना ही काफी है। अब इसका मीनिंग क्या है, ऐसे समझो, ये आपकी प्लैनेट अर्थ है, बात को समझना भी है। ये आपकी प्लैनेट अर्थ है। इस प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ स्पेस में, ठीक है, चारों तरफ कहां तक, इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक ये अर्थ जो है अपने चारों तरफ 3D स्पेस समझते हैं आप लोग। जैसे ये रूम में बैठा हूं मैं, स्टोर रूम में बैठा हुआ हूं, I am sitting in a 3D space surrounding by these 4 walls and the roof and the floor। और इस 3D स्पेस को मैं स्टोर रूम कहता हूं। शाही निवास का स्टोर रूम है ये 3D स्पेस, जो कि ये 4 वॉल्स और ये क्या नाम है इसका, रूफ और ये फ्लोर से घिरा हुआ है। 3D स्पेस का मतलब होता है एनीथिंग, अरे यार अब ये 3D स्पेस हो गया, समझते हो? अरे जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसी को कहते हैं 1D, ये भी 1D, ये भी 1D, तीनों को मिला दिया 3D। समझ में आया? 3D मतलब स्पेस, स्पेस तो समझते हैं ना, वॉल्यूम। 3D स्पेस बोलूं, बात को समझना एक बार ध्यान से, 3D स्पेस बोलूं, सिंपल स्पेस बोलूं या वॉल्यूम बोलूं, तीनों का अर्थात भावार्थ, सरलार्थ, शब्दार्थ एक ही होता है। क्या सभी बच्चों को मालूम चला 3D स्पेस क्या है? यस सर। ठीक है, देखो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाने के लिए पहले मैं फील्ड बता रहा हूं क्या होता है फिजिक्स में। फील्ड की जैसे कि मैंने डेफिनेशन दी, एक सिंपल डेफिनेशन दिया कि फील्ड एक 3D स्पेस होती है जी, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है, एक पर्टिकुलर फोर्स को, और ये इंफिनिटी तक लाई करती है, इसका कोई अंत नहीं होता, इंफिनिटी तक लाई करती है। और इस स्पेस के अंदर, इस 3D स्पेस के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। इसको मैं समझाने वाला हूं ग्रेविटेशनल फील्ड की मदद से। ये जो डायग्राम बना रहा हूं ना, ये अर्थ है आपकी, जैसे कि मैं आप लोगों से कह रहा था, ये आपकी अर्थ, लेट कर लो कि ये आपकी अर्थ है, प्यारी अर्थ। इस अर्थ के चारों तरफ एक स्पेस है, ठीक है, जो कि इंफिनिटी तक फैला हुआ है, ठीक है। और इस स्पेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को महसूस किया जाता है बाय अदर ऑब्जेक्ट्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ, इसके हिंदी क्या हुई कि मान लो परी अगर अर्थ के इर्द गिर्द है, इर्द गिर्द समझते हो ना, नजदीक अगर है इस फील्ड के अंदर, तो परी जो है वो अर्थ की तरफ पुल हो जाएंगी, ठीक है। तो 3D स्पेस एक ये, और ये जो स्पेस जो मैंने बनाया है इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी को एक्सपीरियंस कर पा रही है परी, ठीक है। तो ये फील्ड जो हुआ ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी। तो फील्ड बेसिकली क्या है, एक 3D स्पेस है जहां पे किसी पर्टिकुलर फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है। एक और छोटा सा एग्जांपल लो, मान लो, वो तो अर्थ का एक बड़ा सा एग्जांपल था, मान लो ये एक क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा जी, ये अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा पूरा इन्फानाइट तक, इंफिनिटी तक, मतलब ये फील्ड बनाएगा, ठीक है, पूरा। बस फर्क ये होगा दोस्तों कि इसके चारों तरफ जो जितना नजदीक है इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है, वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे हाई होगी, और जितना दूर है
वहां पे स्ट्रेंथ काफी कम होगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है ये अपना फील्ड बनाएगा, ठीक है, ये दोनों फील्डें आपस में इंटरेक्ट करती है, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ यहां पे काफी हाई होगा, यहां पे काफी लो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है, ये जो पूरा का पूरा जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसी की बदौलत इनमें आपस में फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है। समझ में आ गया? अब जैसे आप लोगों ने जिंदगी में बार मैग्नेट देखा होगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये फील्ड की लाइंस होती हैं। बेसिकली दूसरे शब्दों में ये लाइंस दिखती थोड़ी हैं, और ये लाइन सिर्फ इमेजिनरी होती है दोस्तों, एग्जिस्ट नहीं करती है, इट्स जस्ट एन इमेजिनरी लाइन। ये मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, ये स्पेस ही तो बनता है, ये 3D स्पेस ही तो बनता है। बस फर्क क्या होता है, फर्क क्या होता है कि ये जो कॉर्नर्स हैं, ये एंड पॉइंट जो है, यहां पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है, और जैसे ही हम दूर जाते हैं मैग्नेट से, स्ट्रेंथ लूज हो। किसकी स्ट्रेंथ? फील्ड की स्ट्रेंथ। फील्ड, इसका मतलब क्या हो गया? अब आप मेरे से ये कहना चाहोगे या मेरे से काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो कि डीपी सर आपने बोला फील्ड इंफिनिटी तक लाई करती है, इसका क्या मतलब हुआ कि अर्थ जो है, सन, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सन तक गया। मैं बोलूंगा बिल्कुल गया, सन तक जाएगा। सन ही क्यों, सन के आगे भी जाएगा, तो इसका मतलब अर्थ को सन को खींच लेना चाहिए। मैं बोलूंगा बिल्कुल, फिजिक्स के वाइज, अगर फिजिक्स के नजरिए से देखें ऐसा होता है, अर्थ सन को खींचती है, लेकिन उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निहायत ही कम हो जाता है, क्योंकि उस अर्थ की फील्ड सन तक इतनी ज्यादा वीक हो जाती है, इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप सोए हुए हो बिस्तर पे, आप सोए हुए हो बिस्तर से, और मच्छर, एक मॉस्किटो आपको बिस्तर से धकेलना चाहता है, नीचे गिराना चाहता है। बेचारा 10 घंटे तक मेहनत किया, आप भी क्या फर्क पड़ा? परी जी, वो मच्छर आपको गिरा सकता है? नहीं सर। लेकिन क्या मच्छर ने फोर्स लगाया? यस और नो? यस सर। हाँ, यही काम होता है अर्थ और सन के साथ। अर्थ जो है, यूं समझ लो, सन के लिए मच्छर जैसा फोर्स लगाता है, ठीक है। वहीं तब तक परी सो रही थी तो मच्छर फोर्स से गिराना चाहता था, तब तक परी का हाथ ऐसे पटाख से गया और मच्छर वहीं पे डेड। तो ये जो फोर्स जो लगाया, परी ने जो पुश किया मच्छर को, उसमें बेचारा मच्छर मर गया। बेचारा मत बोलो, मरना ही चाहिए, इनको डेंगू और मलेरिया फैलाते हैं। तो बच्चों, ये सन का था, परी सन की तरह है, तो सन ने इतना तगड़ा फोर्स दिया। तो बात यही होती है, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पुश या अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, बस दोनों की डिपेंड करती है कि स्ट्रेंथ कितनी कम या ज्यादा है। किसकी स्ट्रेंथ? फील्ड की, क्योंकि फील्ड के अंदर ही, देखो आपके लाइफ में ना पहली बार ये आ रहा है तो थोड़ा हजम करना मुश्किल हो रहा होगा। फील्ड हमेशा बच्चों, कोई भी फोर्स, दुनिया की कोई भी फोर्स, अब आप बोलोगे कितने प्रकार की, मैं बोलूंगा कॉस्मिक फोर्स ले लो, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो, मैग्नेटिक फोर्स ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लो, किसी भी प्रकार का फोर्स ले लो, कोई भी फोर्स एक फील्ड के अंदर ही एक्सपीरियंस की जाती है। समझ में आ गया? हाँ ना? यस सर। हाँ ना? तो बोलो बच्चों, क्या सबको मालूम चल गया फोर्स ये फील्ड क्या है? फील्ड बस एक 3D स्पेस है जहां एक पर्टिकुलर फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है। यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। अब खुद बताइए बच्चों, अब आप खुद बताइए बच्चों, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो कौन सा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, ठीक है। प्लैनेट, सेलेस्टियल बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है, ये पेन, आपको मालूम है ये पेन अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स बनाता है, क्योंकि इस पेन के अंदर मास है, ठीक है। एक सेकंड,
जैसे ये पेन बच्चों, ये पेन अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स बनाता है, तो आप बोलोगे अर्थ भी तो बनाती है, ये भी बनाता है, तो दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। बिल्कुल खींचते हैं। इस कश्मकश में अर्थ जीतती है, पेन हारता है, इसलिए पेन जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये देखिए, हो गया अट्रैक्ट, हो गया अट्रैक्ट, अर्थ नीचे। ठीक है, तो दोनों मतलब जहां फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाए वहां फील्ड का कॉन्सेप्ट डाल दिया करो। फील्ड मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस जिसके अंदर उस फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है, और फील्ड की प्रॉपर्टी होती को इन्फिनिट तक लाई करता है। तो क्या इस पेन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो बन रहा है वो सन तक जा रहा होगा? बिल्कुल जा रहा होगा। क्या हम उसको नाप सकते हैं? बिल्कुल नहीं नाप सकते हैं। क्यों सर, क्यों नहीं नाप सकते? अगर जा रहा है तो नाप सकते हैं। मैं बोलूंगा इसलिए नहीं नाप सकते हैं क्योंकि यह इतना कम हो जाएगा कि इतना सेंसिटिव डिवाइस हम आज तक नहीं बना पाए हैं कि इतना यूनिट, वो कहते हैं ना साइंस में कहा जाता है द स्मॉलेस्ट यूनिट, इतनी छोटी इतनी सेंसिटिव डिवाइस हम नहीं बना सकते हैं कि इतना छोटा अमाउंट ऑफ फील्ड को मेजर किया जा सके। लेकिन क्या वो है? बिल्कुल है। क्या मेजर कर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 0.0000000 कई जीरो समथिंग होगा, इतनी छोटी यूनिट होगा, लेकिन उसको फिजिकली मेजर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, हमेशा फील्ड इंफिनिटी तक लाई करेगी, चाहे आप नाप पाओ या ना नाप पाओ, मेजर कर पाओ या ना मेजर कर पाओ, वो एग्जिस्टेंस में है। क्या अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की फील्ड जो है वो सोलर सिस्टम के बाहर जा रही है, मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर जा रही है? बिल्कुल जा रही है। मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इतना कम, इतना छोटी इकाई हो जाएगी, इतना छोटा यूनिट हो जाएगा, वी विल नॉट बी एबल टू मेजर इट, क्योंकि इतना सेंसिटिव डिवाइस हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो आई होप आप सभी को फील्ड समझ में आया हो। यस सर। आ गया सभी को? ठीक है, अगले 45 सेकेंड्स में मीटिंग एंड हो रही है। सारे बच्चे तुरंत आ जाइए, जल्दी से आइए, 45 सेकेंड्स में मीटिंग एंड। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब। बोलो। मैं बैठी बैठी, मुझे नहीं पता बेसिक है ये, होगा पता नहीं। सो मैंने एक चीज नोट करी, जैसे रात को अगर, क्योंकि हमारे घर पे जाली के दरवाजे हैं, तो रात को अगर हम रूम की लाइट जला ले तो बाहर से बहुत क्लियरली दिखता है, पर दिन में अगर रूम की लाइट जलाए तो सारा ब्लैक ब्लैक दिखता है। ऐसा क्यों? मैं समझा नहीं। आपके घर के जालियां हैं और क्या मतलब लाइट रूम की जलाती हो? दरवाजे जाली वाले हैं, तो अगर मैं रूम की लाइट जलाऊं तो बाहर से रात को तो साफ दिखता है क्लियरली, एंड दिन में ब्लैक ब्लैक दिखता है। दिन में जब आप रूम की सारी लाइट जलती हैं तो बाहर उतना साफ से नजर नहीं आता है, यही कहना चाह रही हो ना? हाँ, यस सर। चलो, जब तक बच्चे ज्वाइन होते हैं तब तक आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो हमारी आईज को आईज मत मानो, इसको मानो बेटा वन ऑफ द मोस्ट हाईली एडवांस्ड, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटिक, ऑटो फोकस, ऑसम क्वालिटी का, हाईली एडवांस्ड, हाइपर, एक होता है फुल एचडी, एक होता है अल्ट्रा एचडी, ठीक है, और एक ले लो हाइपर एचडी, हाइपर हाई डेफिनेशन क्वालिटी का ये एक कैमरा है जिसका मेगापिक्सल 576 मेगापिक्सल की दो आईज नेचर ने दी है। समझ में आया? ये एक कैमरा है, आईज हमारा एक कैमरा है जिसकी फीचर्स मैंने आपको अभी भी बताए। ठीक है, ये जो हम 5 लाख 10 लाख 15 लाख तक का जो डीएसएलआर खरीदते हैं ना, बड़ा स्टाइल से फोकस करके फोटो खींचते हैं, महंगे महंगे कैमरेज जो आते हैं, उनका मेगापिक्सल ही कितना होता है? 100, 125, 150, बस, इससे भी कम होता है। प्राइस होता है भाई साहब 5 लाख 10 लाख 15 लाख। आप जाके ना घर में ना गूगल कर लेना
ठीक है, DSLR मोस्ट एक्सपेंसिव, करोड़ में भी चले जाएंगे, लेकिन उनका मेगापिक्सल 576 मेगापिक्सल नहीं होता, उसके नीचे ही मिलेगा। मतलब अब तक क्या मालूम है, बेस्ट, दुनिया का बेस्ट इंजीनियर कौन है? नेचर, मदर नेचर इज द बेस्ट इंजीनियर। हम ह्यूमंस उनके सामने कुछ नहीं है, हम नेचर से इंस्पायर होकर चीजों को बनाते हैं। रियलिटी यही है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बेटा, कैमरा का जो हिसाब किताब है, जैसे समझ लो ये मैं अपना चेहरा आप लोगों को इसलिए अच्छा सा दिखा पा रहा हूं क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं जान रहे हो? मैंने यहां पे एक लाइट लगाई हुई है, ये लाइट यहां से इस पे आती है, फेस पे आती है, फेस से रिफ्लेक्ट होकर इस कैमरे में जा रही है, ठीक है, तब मेरा आप चेहरा देख पा रहे हो ठीक से। पहले क्या होता था, ये लाइट नहीं लगाई थी मैंने, ठीक है, तो क्या होता था, लिटरली मतलब ऐसा दिखता था मेरा चेहरा। ये देखो इतना काला काला सा, मतलब आंखें दिख रही होती थी, दांत दिख रहे होते थे। ये तो मैंने अभी ऐसा हो जाता था। दिख रहा है बच्चों मेरी आंखें दिख रही है आपको? थोड़ी सी हल्की फुल्की सी, हाँ या ना बोलो? थोड़ी सी दिख रही है, थोड़ी सी दिख रही है, ऐसा मेरा चेहरा दिखता था। फिर जब मैंने लाइट लगाया तो लाइट मेरे चेहरे पे आने लगी और फिर मेरा चेहरा ऐसे दिखने लगा। बेटा ये सारा गेम है लाइट का, कि लाइट कैमरे में कहां से और कितनी अमाउंट में आती है। जब दिन होता है बेटा, जब दिन होता है तो बाहर से लाइट और अंदर की लाइट जो होती है, आपने अंदर बहुत ज्यादा उजाला कर दिया। ये सारा गेम लाइट का है कि आपकी आईज पे लाइट कितनी पड़ रही है और कैसे पड़ रही है। जब दिन होता है तो आपका जो आईज का जो एंट्री पॉइंट है, जिसको बेटा हम प्यूपिल कहते हैं, जो कि कंट्रोल किया जाता है आइरिश से, जो कि कंट्रोल किया, ओपनिंग ऑफ द आई है जिसके अंदर आपकी रेज जाती हैं। डे टाइम में प्यूपिल बहुत छोटा हो जाता है क्योंकि मैंने बताया था ना, हाईली एडवांस एंड ऑटोमेटिक आईज होती हैं कैमरा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत ज्यादा लाइट अगर चली जाएगी अंदर तो आपका रेटिना डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कम ज्यादा, और रात में क्या होता है, प्यूपिल डायलेटेड हो जाती है, खुल जाती है और बड़ी हो जाती हैं, आइरिश मसल उसको खींच लेता है और प्यूपिल बड़ी हो जाती है। ऑटोमेटिक होता है ये, आप नहीं करते हो, इट्स एन इनवॉलंटरी एक्शन, इट इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन, बाय योर अनकॉन्शियसनेस। मतलब लिटरली अगर आप बेहोश भी हो रखी हो ना, तो भी अगर डॉक्टर आईज खोल के उसके अंदर वो मारेगा तो बेसिकली वो चेक ही कर रहा होता है, जिंदा होके निकल ली है। क्या चेक कर रहा होता है? प्यूपिल को, कि भाई ये प्यूपिल डायलेट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कैसे आई का कलर देखता है, ये सारी चीजें देखता है चेक करने के लिए। इसको कहते हैं बेसिक ऑब्जर्वेशंस जो डॉक्टर करते हैं। आईज में मारते हैं ना लाइट, कभी देखा होगा आप लोगों ने, वो प्यूपिल की डायलेशन को ही चेक करते हैं। तो बच्चे रात में क्या होता है कि आइरिश उसको खींच के आपके प्यूपिल बड़ा कर देती है, तो आपकी विजिबिलिटी छोटी से छोटी लाइट को भी ज्यादा कैप्चर करता है। ठीक वैसे ही समझो जैसे अभी मेरे चेहरे के ऊपर लाइट की कमी आ रही है, इस वजह से चेहरा ढंग से नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे मैंने खोल दिया, ये हुआ तुम्हारे दिन के अंदर जब तुम्हारा प्यूपिल कम खुला हुआ है तो ऐसे नजर आएगा। लेकिन रात में क्या होता है, प्यूपिल ज्यादा खुल जाता है, मतलब लाइट की एंट्री ज्यादा होती है, वो और ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आता है। सारा गेम जो है ना लाइट और प्यूपिल का है। इसके मुताबिक प्यूपिल कम या ज्यादा खुलती या बंद होती है, जिसकी वजह से इमेज जो बनती, अरे भाई तुम किस चीज को देखते हो जिसकी इमेज रेटिना पे बनती है। अगर वो इमेज ढंग से, और इमेज किससे बनती भाई, व्हाट इज इमेज? इमेज इज बेसिकली लाइट रेज ओनली। लाइट ही तो होती है इमेज जो बनाती है, उसका रिफ्लेक्शन ही तो होता है। तो वो अगर रेटिना पे लाइट की इंटेंसिटी कम है तो इमेज उतनी बढ़िया नहीं बनती, या यूं समझो अच्छी तरीके से नहीं दिखता। और अगर ढंग से बन रही है, ठीक है, इसका मतलब आपको वो इमेज बहुत अच्छी तरीके से नजर आ रही है, या वो चीज नजर आ रही है। ये इतना हाईली सोफिस्टिकेटेड, हमारे ऑप्टिक नर्व्स इतने फास्ट होते हैं और अंदर जाके ब्रेन इतना तगड़ी तरीके से, यूं समझो मल्टी प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि प्रोसेस करके बताता है कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग एट।
और इतना स्मूथली ये सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं कि हमें महसूस ही नहीं चलता कि भाई दुनिया का सबसे महंगा कैमरा तो अपनी आंखें हैं 576 मेगापिक्सल्स की। ठीक है वृंदा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? आ गया सर। ठीक है तो क्या पढ़ रहे? यस सर। ये जितनी भी बकलोली मैंने की है ये सारा का सारा बेटा ह्यूमन आई, वो क्या नाम है चैप्टर का, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड करके है ना। अरे पहले आपको हम लाइट पढ़ाएंगे, रिफ्लेक्शन इस फिजिक्स में है, फिजिक्स में इस इलेक्ट्रिसिटी के बाद लाइट पढ़ोगे, लाइट के बाद तुम लोग पढ़ोगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उसके अंदर ह्यूमन आई के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, तब मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताऊंगा, आईज कैसे देखती हैं, क्या है आईज के बारे में। मजा आएगा मतलब पढ़ने में ना। फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ क्लास 10 अगर आप लोग ध्यान से पढ़ें, सुने और जाने तो दोस्तों फील्ड पे ही बात अटकी हुई है तब से। फील्ड बेसिकली एक 3D स्पेस है, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया। फील्ड एक 3D स्पेस है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये इंफिनिटी तक लाई करता है और स्ट्रेंथ इसकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। बस इतना ही याद रखिए, इतना काफी है। अब जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करता हूं मैं, फिर से ध्यान से सुनना, अब मुद्दे की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, फिर समझाने में ना थोड़ा आसानी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं पहले इंग्लिश में डिफाइन करता हूं, फिर आप लोगों को अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्क्रीन सबको आ रही है ना नजर बच्चों? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको स्क्रीन नहीं आ रही है नजर? नो सर, विजिबल है। ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इंग्लिश में डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इट इज द वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड, इट्स द वर्क डन और दूसरे शब्दों में एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी, इट इज द वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड to move a 1 unit positive, 1 unit मतलब 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब हो गया 1 कूलम। इट्स द वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसे 1 कूलम चार्ज भी कहेंगे, from infinity to a particular point in an electric field। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंफिनिटी तक लाई करती है। डीपी सर सुबह से यही बस बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं, बस फील्ड ही बता रहे हैं। तभी से क्या करें बेटा, फील्ड समझ में नहीं आएगा तो और कुछ कर नहीं पाओगे। मैंने मतलब डेफिनेशन ने बोला ये कौन सी फील्ड है? फील्ड तरह तरह की होती है, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत प्रकार की फील्ड्स होती हैं दोस्तों। उनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया है। तो बेटा दिस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब कभी भी, हिंदी में समझना पहले फिर इंग्लिश में बताएंगे, जब कभी भी दोस्तों एक पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, से पॉइंट ए, इसको बोल दो पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है आपका, पॉइंट ए में लाने में, खींचकर लाने में, इसको इंफिनिटी से बच्चों पॉइंट ए में खींच के लाने में जितनी तुम्हारी एनर्जी
इसको खींच के लाने में यहां पे जितनी तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम हुई, एनर्जी यूज्ड और रिक्वायर्ड बोलता हूं थोड़ा अच्छा लगेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव, ठीक है, इस एक, दोबारा सुनो, फिर से सुनो, इस एक पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए पर लाने में जितना एनर्जी कंज्यूम हो गई उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस और नो? अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. इंग्लिश में अब मेरा डेफिनेशन को यहां पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में समझो। इट इज द वर्क डन। वर्क डन तुमको पसंद नहीं आ रहा बोलने के लिए तो एनर्जी रिक्वायर्ड बोलो। इट इज द वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खींच कर लाने को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या सभी बच्चों को ये डेफिनेशन और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? व्हाट द हेल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? Yes, sir. अनु समझ में आया? आदि, अंश समझ में आया बेटा? प्रथम समझ में आया? यस सर। हाँ जी, हर्षला, हर्षदा, श्रेष्ठा, साक्षी, गुड मॉर्निंग साक्षी। Yes, sir. समझ में आया सभी को? Good morning, sir. सभी को समझ में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? Yes, sir. वेरी गुड। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया तो जरा सा थोड़ा सा और सुन लो, स्वाद आ जाएगा। स्वाद क्या आ जाएगा अभी देखना, अभी ध्यान से सुनना प्लीज है। कोई अपना ध्यान को कमजोर मत करना, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सुना ना आप लोगों ने, अब जरा पोटेंशियल डिफरेंस सुनो। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम एक और चीज से बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। शॉर्टकट में मेरे जैसे इंसान से आप बार बार सुनोगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों इससे बुरा मत मानना, डीपी सर पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, कई बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अरे भाई दोनों का मतलब सेम है। शॉर्टकट में पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं और एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ध्यान से सुनो जरा, मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूं, फिर समझाऊंगा तो आनंद आ जाएगा। सुनो ध्यान से, यहीं पे कर रहा हूं। इट्स द वर्क डन, इट्स द वर्क डन और एनर्जी required to move a 1 unit positive charge, जिसे 1 कूलम कहेंगे, from a particular point to another point in an electric field called पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों इसको अब दोनों के ना डेफिनेशन को जरा मैच करके देखना, थोड़ा सा अपने मन में मैच करके देखना दोनों को। फिगरेटिवली समझाता हूं, मान लीजिए ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंफिनिटी तक लाई करता है, ये मैंने इंफिनिटी तक बना दिया। कौन सी फील्ड है ये मेंशन करना पड़ेगा मुझे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनो,
It's the work done required to move 1 coulomb of positive charge from a particular point to another point, a particular point. भैया कितना एनर्जी लगा, वही वाली बात आ गई, एनर्जी रिक्वायर्ड। कितना एनर्जी लगा दोस्तों? दोस्तों कितना एनर्जी लगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम। याद रखना ये वाली बात, 1 यूनिट चार्ज, 1 कूलम की बात हो रही है यहां पे। 1 कूलम ऑफ चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में लाने में कितनी एनर्जी लगी? एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी लगी फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट से अनदर पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से देखो, दोनों के डेफिनेशन में क्या अंतर है? दोनों के डेफिनेशन में क्या अंतर है कि यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर आपका चार्ज रखा है, उसको आप बी पर लेकर आए, किसको बोल देते हैं? इन दोनों पॉइंटों के बीच में कितना एनर्जी यूज हो गई, उसको लाने में कितना यूज हो गई, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और अगर इंफिनिटी से लेकर आ रहे हो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, ठीक है, ये सब पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर समझा रहा हूं कि एक पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आते तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। क्या सारे बच्चों को अंतर मालूम चला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में? एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है? क्या सभी बच्चों को मालूम चला? यस और नो? यस सर। Yes, sir. हिमांशी क्लियर है, रोयला साहब क्लियर है, हर्ष बाबू, हर्षदा, हर्षला, हिमांशी, परी, साक्षी, श्रेष्ठा, वृंदा क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है। कोई भी बच्चा अभी तक जिसको डाउट है? एनीवन? किसी को डाउट नहीं है? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अगर डाउट नहीं है तो जरा इस स्लाइड को मैं ले रहा हूं, ये तो हुआ थ्योरी समझते हो ना, नॉलेज की बात। अब जरा इसी चीज को मैथमेटिकली समझते हैं कि भाई साहब ये बातचीत हो क्या रही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब आपके जिंदगी में फॉर्मूला नंबर 3 इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। दिल थाम के बैठिए फॉर्मूला नंबर 3 के लिए। तो पीडी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बना, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव 1 यूनिट ऑफ चार्ज। अब इस पीडी को ना, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट भी कहते हैं। वोल्ट, एक्चुअल में वोल्ट एसआई यूनिट है, वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज बोलो, VOLTAGE, वोल्टेज भी कहा जाता है। तो वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में Q, चार्ज। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल V से, जो कि बरोबर हो गया वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क डन दोस्तों, वर्क डन का एसआई यूनिट आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, जूल्स होता है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जूल करके, उनके नाम के उपलक्ष्य में दिया गया है। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, ये भी एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, इनके नाम के उपलक्ष्य में दिया गया है। और वोल्टेज को वोल्ट भी कहते हैं, ये भी एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, इनके नाम के उपलक्ष्य में वोल्ट दिया गया है, V से डिनोट करते हैं भाई। ठीक है। अब जो ये साइंटिस्ट है मिस्टर वोल्ट, इनका एक्चुअल नाम था एलिसैंड्रो वोल्टा।
ये रहे हमारे एलिसैंड्रो वोल्टा। ये एलिसैंड्रो वोल्टा एक इटालियन फिजिसिस्ट थे ये, ठीक है। अब क्यों उपलक्ष्य में दिया गया? क्योंकि इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यहां पे लिख दे रहा हूं, इन्होंने बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है दोस्तों। एलिसैंड्रो वोल्टा जी ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड के अंदर, तो उनके नाम के उपलक्ष्य में ये दे दिया गया है। क्या सभी बच्चों को फॉर्मूला समझ में आया? वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली V इक्वल्स टू W D अपॉन में Q। याद रहेगा? भूल जाओगे? यस सर, याद तो याद रहेगा। रहेगा। और साइंटिस्ट हमारे हैं एलिसैंड्रो वोल्टा, इनके नाम के उपलक्ष्य में ये वोल्ट दिया गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। अब एक बात बताइए, कोई मुझे डिफाइन करके दे, हैशटैग कोई डिफाइन करे, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कोई है? कोई ट्राई करना चाहेगा? एनीवन? हिंट देता हूं, सर मैं बताऊं? हिंट देता हूं मैं, हिंट देता हूं। V इक्वल्स टू WD अपॉन में Q। ये हिंट है, दिस इज हिंट। कौन बोला बताने को? सर मैं ट्राई करूं? अरे नाम तो बताओ। हर्षला है क्या? हर्षला है क्या? सर हर्षला। हर्षला 2 मिनट Yes, रुक, sir. 2 मिनट रुक। मुझे मालूम है तू कर लेगी, क्योंकि लास्ट टाइम तूने बहुत खूबसूरती से किया था। इस बार जरा किसी और को पकड़ते हैं। साक्षी, माइक्रोफोन ऑन करो। यस सर। डिफाइन करो, व्हाट इज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? सर when 1 joule of work done, when 1 joule of work done is done to bring 1 coulomb of charge from infinity to a certain point. नो, नो, NO, नो। वही मिस्टेक कर रही हो जो नहीं करना चाहिए। मैं ट्राई करूं? परी ट्राई करेगी, परी ट्राई करेगी। परी बोल। 1 volt is defined when 1 joule of work is done in 1 coulomb of charge. नो, तेरा तो साक्षी से भी वर्स्ट है। साक्षी तूने छोटा सा मिस्टेक किया है। क्या सर? वो अभी बताएंगे ना, और बच्चों को चेक कर लेते हैं। हर्ष बाबू डिफाइन। हाँ जी बोलो। कौन किससे पूछ रहा था मैं? हर्ष बोलना भाई। अच्छा मेरे से पूछ रहे हो क्या? और किससे पूछ रहा हूँ? डिफाइन कर दो। 1 अच्छा वोल्ट। सर, हाँ सर, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ एनर्जी दैट फ्लोस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। बहुत अच्छी कोशिश थी, थोड़ा सा चूक गया। मैं कर रहा हूं डिफाइन। और साक्षी, बिफोर मेरे पे चिल्लाने से पहले मेरे वर्डिंग्स को ध्यान से सुनियो, ठीक है? व्हेन सुनियो मतलब पढ़ियो। व्हेन, अरे 1 मिनट, हर्षला भी तो थी। हाँ हर्षला बोलना बेटा, तू क्या कह रही थी? Sir, when 1 joule of work done is done to move 1 coulomb. रुक जा। When 1 joule of work done, जिसको आप लोग एनर्जी कहते हैं। हाँ आगे बोल। When 1 joule of work done is done to move 1 coulomb of charge. is required, बोलो, डन मत बोलो। is required to move 1 coulomb of charge। आगे। Then the potential is called 1 volt. नहीं, satisfactory नहीं हुआ। When 1 joule of work done is required to move 1 coulomb of charge from one point to another point in an electric field। मैडम मैंने इन्फिनिटी बोल दिया था। यस, आपने इंफिनिटी बोल दिया था।
जानती हो आपने क्या डिफाइन कर दिया डियर? आपने डिफाइन कर दिया, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं किया, आपने कर दिया 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया साक्षी को कि साक्षी ने क्या डिफाइन कर दिया था? यस सर। हाँ, छोटी सी चूक हो गई थी, इसीलिए मैंने बोला मेरे पे चिल्लाना मत, पहले ध्यान से पढ़ना। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम लोग नहीं बोलोगे ना, तुम्हारा टीचर तुमको नंबर दे दे, मैं तो 0 दूंगा, क्योंकि पोटेंशियल भैया एक्सक्यूज मी, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मेजर की जाती है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे ही नहीं और पोटेंशियल मेजर करने लगोगे, 0 हो जाएगी, पोटेंशियल लगेगा ही नहीं। हमें एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या नाम है इनका, हर्षला ने इलेक्ट्रिक फील्ड ही गायब कर दी बेटा, पोटेंशियल गया, कबाड़ में गया, 0 मिलेगा। फिर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा नहीं की तो 0 मिलेगा, क्योंकि ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा ना तो चार्ज अपने आप ही आ जाएगा, हल्का सा पुश कर देना, अपने आप चलता फिरता नजर आएगा। समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब? अरे हाँ ना तो बोलो यार। यस सर। यस सर। ठीक है, तो दोस्तों ये अक्सर 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है। थोड़ा यूनिट की बात कर ले, लगे हाथ, खाली स्पेस पड़ा है, यूनिट की बात कर लेते हैं। तो वोल्ट क्या होता था? वर्क डन अपॉन में चार्ज होता था। चार्ज की एसआई यूनिट होती है दोस्तों जूल, और आपका क्या नाम है इसका, चार्ज, ये यार वर्क डन की जूल होती, चार्ज की कूलम होती है, तो कई बार हम इसको जूल पर कूलम भी बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, जूल को, और अगर हम देखें वर्क डन बेसिकली क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या, फोर्स की एसआई यूनिट तो न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो आप इसको एक और चीज बोल सकते हो, न्यूटन मीटर पर कूलम। अच्छा, और तोड़ दो, फोर्स की होती है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, और जिसकी एसआई यूनिट हो जाती है न्यूटन, और न्यूटन को बेसिकली आप क्या लिखते हैं, जिसको न्यूटन, और न्यूटन को बेसिकली क्या लिखा जाता है, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर लिखा जाता है ना, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आप और क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूज आप पुट करते जाओ, न्यूटन की जगह पे यहां पर ये भी डाल सकते हो, तो एक और यूनिट बना लो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू मीटर पर कूलम। फिर इसको अगर आप अनदर वे में सॉल्व करोगे तो बेसिकली आप लोग ना डायमेंशन एनालिसिस करते हो। क्या करते हो? डायमेंशन एनालिसिस। ये क्लास 11th में है, 11th का पहला चैप्टर जो फिजिक्स का पढ़ोगे ना तो यही चीज कर रहे होगे, और आपको मेरी ये बात याद आ रही होगी, अरे वाह डीपी सर ने तुम्हें 10th में बताया था। तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा ही याद रखो कि डायमेंशन एनालिसिस में मैं घुसना नहीं चाहता, वरना पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो बेसिकली एमएलटी होता है, एमएलटी, मीटर, सॉरी मास लेंथ एंड टाइम, एमएलटी के फॉर्म में हमको लिखना होता है। खैर वो 11th में है, बस इतना याद रखो। यहां तक तो समझ में आया कि ये चीज कैसे बनी और ये चीज कैसे बनी और ये चीज कैसे yes, बनी, इतना ही समझो। अच्छा, इसको फेमसली इन तीनों को फेमसली वोल्ट कहते हैं। किसके नाम के उपलक्ष्य में? एलिसैंड्रो वोल्टा। ये रहा ना एलिसैंड्रो वोल्टा बंदा, ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, इटालियन फिजिसिस्ट। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को ये अगला फॉर्मूला आनंदमय नजर आया होगा। आइए दोस्तों, आपके फॉर्मूला शीट में एंट्री कर देते हैं। आपके जिंदगी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, आपके, इसको हटाओ यार ये सब, आपके इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? वोल्टेज। वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन
अपॉन में चार्ज, जिसको शॉर्ट में V इक्वल्स टू WD अपॉन में Q कहते हैं। याद रहेगा अनु जी या गोल हो जाएगा? सर याद रहेगा। वेरी गुड। श्रेष्ठा याद रहेगा बेटा? साक्षी, वृंदा, वरण, हर्ष, अनु, अंश, जल्दी से बताओ। परी याद रहेगा? ये थर्ड फॉर्मूला याद रहेगा? यस सर। यस सर याद है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखो आपका टीचर अगर गलती से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को बोले एक ही होता है, एक ही होता है, तो उस वक्त स्माइल लेना और बोलना, अपने मन में बोलना, नहीं टीचर एक ही नहीं होता है, डिफरेंस होता है। याद रहेगा परी? गलत तो नहीं कह रहा हूं ना मैं? नहीं सर याद रहेगा। डिफरेंस, डिफरेंस याद रखना दोस्तों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग बातचीत है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस अलग बातचीत है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा अच्छा, एक आप लोगों को 3 मिनट बचा, एक ऑसम सा एग्जांपल देने का मेरे अंदर ना वो आ रहा है यार, कोई चीज मिलती नहीं है यहाँ पे। सेल देखा है? बैटरी, वो जो घड़ियों में डालते हैं। यस सर। घड़ियों में डालते हैं बैटरी, छोटा वाला, कितने वोल्ट का होता है? कितने वोल्ट का होता है बच्चों? सभी लोग बोलो अपना अपना माइक ऑन करके। वो छोटा सा जो हम घड़ियों में डालते हैं, छोटा सा बैटरी, डबल ए बैटरी, डबल ए 1.5-2 वोल्ट का होता है। 1.5 वोल्ट का आता है, बिल्कुल ठीक बोले हो, 1.5 वोल्ट का आता है। इस पेन को सेल समझो, जो कि तुम लोग घड़ी में डालते हो। ये इसका टिप को पॉजिटिव ले लो, इसका ले लो नेगेटिव। आपको मालूम है जब ये सर्किट ऑन होता है, जब मतलब 2 वायरों को लगा के एक सर्किट ऑन करते हैं, तो यहां पॉजिटिव से यहां तक चार्ज लाने में बेसिकली 1.5 वोल्ट क्रिएट हो रही होती है। दूसरे शब्दों में 1.5 जूल ऑफ वर्क डन चाहिए होता है कंटिन्यूसली 1.5 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाने के लिए। और ये जब आती है ना, तो ये किसके थ्रू पास करती है? तुम्हारे वायर के थ्रू पास करती है। और इसी वर्क डन, कितना वर्क डन चाहिए होता है इस बैटरी का? जो इस पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट है, तो 1.5 जूल एनर्जी लगेगी कंटिन्यूअसली। अगर सिंपल भाषा में समझे, कंटिन्यूअसली 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम दिस टू पॉइंट दिस थ्रू द सर्किट। समझ में आया बैटरी काम कैसे करती है? हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? और 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? देखा था ना? कितना था वो? 6 कितना करोड़ था ना, कुछ निकाला था हमने लास्ट क्लास में। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? यस सर। 6 to 5 into हाँ 6 to 5 याद आ गया। 6 करोड़ नहीं, 6.25 करोड़ मतलब 6.25 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ठीक है, 1.5 जूल ऑफ एनर्जी के अंदर ही। तब आपका एक बैटरी का जो सेल होता है वो 6.25 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रहा होता है कंटिन्यूअसली उस सर्किट के अंदर। कब तक मूव कर रहा होता है जी? जब तक बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, उसकी सारी एनर्जी कंज्यूम ना हो जाए, पोटेंशियल 0 ना हो जाए। मजा आया जान के कि बैटरी काम कैसे करती है? मतलब फिजिकल सेंस में काम कैसे करती है? मजा आया दोस्तों जान के? ठीक है, तो दोस्तों ये मीटिंग एंड हो रही है। मिलते हैं कल, शाम को मिलते हैं दोस्तों, शाम को। ठीक है।